हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसी प्लस, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप हैं इस बहुत ही शानदार से लेक्चर सीरीज में जो कि है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की डिटेल्ड लेक्चर सीरीज। इस लेक्चर में हम अभी तक, इस पूरी सीरीज में हम अभी तक पहुंच चुके हैं ऑन टू द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर के ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पर। मतलब ट्रीटमेंट को बहुत डिटेल में हम अभी तक कवर करते चले आए हैं और अभी तक फिल्ट्रेशन खत्म किया है। आज हम बात करने वाले हैं कि फिल्ट्रेशन के बाद हमें पानी में और भी कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत पड़ती है क्या, अगर पड़ती है तो क्या है। डिसइंफेक्शन इज द नेक्स्ट प्रोसेस जिसको हम स्टडी करने वाले हैं डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अगर बात करें इस सेशन में जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन जो हमारी तरफ से आप तक पहुंचनी चाहिए, मंडे टू फ्राइडे जो ये आप क्लासेस देख रहे हैं, ये क्लासेस सिर्फ ऐसी ही क्लासेस नहीं है, यूट्यूब पर होने वाली बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड में हर कंटेंट आप तक पहुंचाया जा रहा है। इन टाइम्स को नोट कर लीजिएगा, इन टाइमों पर आपको इन्हीं सब्जेक्ट्स की डिटेल्ड क्लासेस मिल रही होंगी। साथ ही साथ पांचों दिन जो आप पढ़ते हैं, पूरे वीक जो आप पढ़ते हैं, उसमें से अगर कोई भी डाउट आपको क्रिएट होता है, हम उस डाउट के लिए एवरी सैटरडे लाइव आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं और साथ ही साथ आपको हम डाउट्स आपके जो है वो क्लेरिफाई करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है हमारी तरफ से आपके लिए, ध्यान रखिएगा। दिस इज अ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट मी दैट यू कैन सी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे जरूरी ये जानना है कि डिसइंफेक्शन एक्चुअली में हमारे पास हमें जरूरत क्यों पड़ी। जब हमारे पास हमारा रॉ वाटर होता है जो कि हम कहीं भी किसी भी सोर्स से उठा लेते हैं, जब हम उसे पानी को लोगों तक पहुंचाने की जरूरत पड़ती है तो लोगों तक पहुंचाने से पहले हम उसका क्वालिटी टेस्ट करते हैं, जिसको हमने क्वालिटी पैरामीटर ऑफ वाटर में पढ़ा। और फिर अगर उसकी क्वालिटी खराब पाई जाती है तो हम उसमें उसमें ट्रीटमेंट करते हैं उसका। और ट्रीटमेंट की मैंने आपको कुछ सिक्वेंशियल प्रोसेसेस दिखाई है। हमारे पास ये कोएगुलेशन के पहले भी हम पानी में स्क्रीनिंग करते हैं, एरेशन करते हैं, सेडिमेंटेशन करते हैं, कई तरह की इंप्यूरिटी उसमें निकल जाती है। अगर फिर भी कुछ इंप्यूरिटीज रहना चालू कर देती है, उसमें रह जाती है, हमें कोएगुलेशन फ्लोकुलेशन करने की जरूरत पड़ती है। ये भी कुछ अमाउंट ऑफ इंप्यूरिटीज को नीचे बैठाकर हमारे पास सिस्टम में से रिमूव कराती है। और फिर उसके बाद अगर पानी में अभी भी कुछ इंप्यूरिटीज रह जाती है जो कि बहुत छोटी साइज की, जो यहां पर भी नहीं निकल पाई, हम उसे किसी फिल्टर से पास कराते हैं। और जब फिल्टर से पास कराते हैं तो काफी हद तक पानी साफ आगे पहुंच चुका होता है। पानी में से ऑलमोस्ट हर तरह की इंप्यूरिटी निकल जाती है, बस कुछ बैक्टीरिया होने के चांसेस होते हैं। तो फिल्ट्रेशन के बाद और पानी को लोगों तक सप्लाई करने से पहले हमें जरूरत पड़ जाती है एक ऐसी प्रोसेस की जिसे कहा जाता है डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन में हम बैक्टीरिया को खत्म करते हैं जो कि हमें डिजीज कॉज कर सकते हैं। कैसे खत्म किया जाएगा बैक्टीरिया को? क्या उनका गला काट दिया जाएगा? क्या उन्हें गोली मार दिया जाएगा? नहीं, ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि दे आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इतने छोटे होते हैं कि ना हमें दिखाई देंगे, पर हां दे हैव द सेल्यूलर स्ट्रक्चर, ऐसा होता है। और साथ ही साथ दे आर द ऑर्गेनिज्म जो कि कहीं ना कहीं अंदर से एक ऑर्गेनिक नेचर के हैं। सेल वॉल होती है इनके अपने आप में, इनकी बॉडी के अंदर, मतलब जो इनका समझिए जो सेल होता है, इस सेल के अंदर कई ऐसे, मतलब आप समझ सकते हैं कि कितने अलग अलग तरह के इनके पास ऑर्गन्स होंगे जो इनकी बॉडी के अंदर, मैं ऑर्गन्स वर्ड यूज कर रहा हूं, बट दे हैव डिफरेंट माइटोकॉन्ड्रियाज होंगे इनके अंदर, लाइसोसोम्स होंगे इनके अंदर, न्यूक्लियस होगा इनके अंदर, गोल्जी बॉडीज होंगी इनके अंदर। ये सब अलग अलग जो हमारे पास पार्ट्स हैं जो अलग अलग फंक्शन इनकी बॉडी में करते हैं, सॉरी सेल में करते हैं। तो हमें अल्टीमेटली उसी पर विचार करना है कि ये इतनी छोटी चीजें हैं, कैसे इसको खत्म किया जाए। तो या तो फिर इनकी सेल वॉल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाए बाय द हेल्प ऑफ केमिकल, या बहुत ज्यादा हीट से खत्म कर दिया जाए। आप और हम ऐसे ही तो हैं, हमारी बॉडी में भी केमिकल अटैक होगा तो हम भी खत्म हो जाएंगे, हमारी बॉडी में हीट का इफेक्ट होगा हम खत्म हो जाएंगे, कोई भी ऐसी चीज होगी हम खत्म हो जाएंगे। इन द सिमिलर मैनर हम इनको खत्म करने के लिए कुछ ऐसा तरीका ढूंढते हैं जिससे कि पानी तो हमारे लिए साफ रहे लेकिन ये खत्म हो जाए। तो कैसे ट्रीटमेंट किया था डिसइंफेक्शन के लिए? हमारे पास द किलिंग ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वाटर। ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है हर तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो हमारे पास डिजीज कॉजिंग हो या ना हो।
ठीक है, हमारे पास कॉलीफॉर्म्स हो गए प्लस पैथोजेंस हो गए। हर तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म करना फ्रॉम द वाटर इज रेफर्ड एज स्टरलाइजेशन, जो कि आपने डॉक्टरों को उनके औजार रखते हुए देखा होगा। ठीक है, लेकिन while the process of killing of only the disease causing microorganism is referred as disinfection। अभी तुमने सुना होगा कि जब कोविड चल रहा था तो काफी सारा मतलब बहुत सारी बातें आती थी, सैनिटाइज कर लो हाथ को, जगहों को स्टरलाइज कर दो, मतलब हर तरह के माइक्रोजम को सिस्टम में से खत्म कर दो जो हमारे लिए बीमारी कर सकता है, स्पेसिफिकली कोविड वायरस को। ठीक है, कोरोना वायरस को, कोविड डिजीज को होने वाले कोरोना वायरस को। तो ऐसे में हमारे पास जब भी मुझे कोई ऐसे माइक्रोजम को मारना है जो मुझे बीमारी कॉज कर सकता है, तो उसके मारने के प्रोसेस को डिसइंफेक्शन कहते हैं। बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जब भी मुझे ऐसे माइक्रोजम को मारना है जो किसी भी तरह का हो, मुझे डिजीज हो या उसकी वजह से नहीं हो, उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टरलाइजेशन। दे आर बोथ ऑलमोस्ट सेम प्रोसेसेस, बट अलग अलग चीजों पर पर्पस फुलफिल करती है। तो कैसे करेंगे ये? आइदर बाय ऑल्टरिंग द परमेबिलिटी ऑफ द सेल्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। आप जो है इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर, ठीक है, जो इनकी बॉडी है, ये इस बॉडी के अंदर ये क्या ले जाना चाहते हैं, ये इन्हीं पर डिपेंड करता है, ये इन्हीं पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये इनकी बॉडी हो जाती है। तो इनकी बॉडी के अंदर क्या जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए, इन्हीं पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर कल को मान लो फॉर एग्जांपल हमने अगर कहीं से इनकी सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर दिया, अगर हमने कहीं से इनकी सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो जैसे सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करेंगे, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, या तो इनकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसा तरल पदार्थ चला जाए जिससे कि ये खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, या इनकी बॉडी में से कुछ, इनके सेल में से कुछ चीजें बाहर निकल कर आ जाए जिससे ये खत्म हो जाए। तो हम इनकी सेल की परमेबिलिटी चेंज कर देते हैं, क्या अंदर जाए क्या बाहर जाए ये हम निर्धारित करें। आइदर बाय डिस्ट्रॉइंग द सेल वॉल ऑफ द माइक्रोजोम, पूरी सेल वॉल को खत्म कर दो, सब कुछ बाहर, खेल खत्म हो गया। हमारे पास माइक्रोजोम को ऐसे भी किया जा सकता है। आइदर बाय इनएक्टिवेटिंग द एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आप और हमें जीने के लिए जो फूड की रिक्वायरमेंट होती है, अगर ऐसे एंजाइम्स को ही खत्म कर दिया जाए तो ये खुद अपने आप में खत्म हो जाएंगे। ये सब चीजें कराने के लिए, मतलब कैसे भी आप कराओ, ये सब चीजें कराने के लिए हम फिजिकल प्रोसेसेस और केमिकल प्रोसेसेस पे काम कर सकते हैं। फिजिकल प्रोसेसेस मतलब आप बॉइलिंग करा सकते हो या आप यूवी रेज की मदद से इन्हें नष्ट कर सकते हो। अगर नहीं केमिकल का इस्तेमाल करना है तो कई तरह के एसिड अल्कलीज होते हैं हमारे पास, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं हमारे पास जिनको हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि ओजोन हो गया, क्लोरीन हो गया, KMnO4 हो गया। ये कई अलग अलग तरह के हमारे पास जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जिनको पानी में डालेंगे, पानी के अंदर पाए जाने वाली हर ऑर्गेनिक कंटेंट को ऑक्सीडाइज करने की क्षमता रखते हैं ये अलग अलग केमिकल्स। तो हम इनकी मदद से पानी के अंदर से माइक्रोब को खत्म करा सकते हैं। लेकिन एक बात सोचने की है, हम खत्म कराना कहां पर चाहते हैं? आपके घर में, हमारे घर में, या कहीं हॉस्पिटल में? नहीं, म्युनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। पानी कहां जाएगा? कंज्यूमर के पास जाएगा। कितनी क्वांटिटी में? बहुत सारी क्वांटिटी में। इतने सारे पानी क्वांटिटी को क्या बॉइलिंग से हम बैक्टीरिया रिमूव कराएंगे? 20 मिनट तक पानी को बॉयल करें और फिर ठंडा करें, पॉसिबल है क्या? नहीं है। यूवी रेज, घर में छोटा सा एक आप वाटर फिल्टर लगाते हो, उसमें यूवी का एक फिल्टर लगा होता है, वो उसी की कीमत 5-6 हजार रुपए हो जाती है। घर में 4 लोग हैं, उनके लिए पानी का ट्रीटमेंट इतना महंगा हो रहा है, तो इतने सारी पब्लिक का पानी ट्रीटमेंट कितना महंगा होगा? फिजिकली और इकोनॉमिकली फिजिबिलिटी नहीं है इसकी। तो बॉइलिंग एंड यूवी रेस ट्रीटमेंट ऑफ म्युनिसिपल वाटर इज नॉट इकोनॉमिकल एंड नॉट फिजिबल, हेंस वी डू नॉट प्रेफर इट। हम प्रेफर नहीं करते। तो फिर क्या प्रेफर करेंगे हम? वी विल बी प्रेफरिंग, हमारे पास हम अलग अलग तरीके से पानी के अंदर ट्रीटमेंट करा सकते हैं। हम केमिकल्स की मदद लेंगे, जैसे कि हमारे पास हो गया एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रेफर्ड एज ओजोन। तो ओजोन हमारे पास क्या होगा? विल हैव अ ओजोन जनरेटर जो ओजोन जनरेट करेगा। कोई भी पानी है हमारे पास जिसके अंदर हमने कई तरह के ट्रीटमेंट कर दिए, पानी ऑलमोस्ट साफ हो चुका है, सिर्फ बैक्टीरिया मारने हैं। जैसे पानी में ओजोन पास कराएंगे, ये ओजोन हमारे पास ऑक्सीजन के फॉर्म में ब्रेक होना चालू होगा और ऑक्सीडाइज करना चालू कर देगा पानी के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिक मैटर को। ऑर्गेनिक मैटर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी भी चीज को जो कि ऑर्गेनिक नेचर की है, जो कि बायोडिग्रेडेबल चीजें हैं, या फिर हमारे पास कोई भी ऐसी चीज है जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गई, ये सब ऐसे कोई भी चीजों को पानी में से बैक्टीरिया को रिमूव करने में बहुत ज्यादा कारगर होता है ओजोन। पानी में जैसे रिलीज करोगे, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज,
आपके पानी के अंदर ओजोन जो है वो ऑक्सीजन के रूप में रिलीज होगा, और ऑक्सीजन आप जानते ही हो, पानी के अंदर जितना अच्छा ऑक्सीजन मिल जाए पानी का स्वाद उतना अच्छा हो जाता है। तो ये ओजोन कैसे काम करता है, जरा इस पर विचार कर लेते हैं। हमारे पास इफ आई टॉक अबाउट, जब हम ओजोन के साथ ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, O3 की बात कर रहे हैं हम, तो ये O3 जैसे ही हमारे पास रिएक्ट करना चालू करता है, रिएक्ट विथ reacts react as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये करने टाइम, ये पानी में जब रिएक्ट कर लेता है, रिएक्ट करने के बाद पानी में छोड़ देता है ऑक्सीजन प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, दिस इज रेफर्ड एज नेसेंट ऑक्सीजन, इसे नेसेंट ऑक्सीजन कहा जाता है। जब ये रिएक्ट करता है तो ओजोन, सॉरी मैंने O2 लिख दिया यहां पर, दिस इज O3। ओजोन, ओजोन जो है हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, आप इसको समझिएगा कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है एक ऐसा सब्सटेंस हमारे पास जो सिस्टम में पाई जाने वाली कोई भी चीज को ऑक्सीडाइज करने की क्षमता रखता है, मतलब उसे उसके सबसे एक्सट्रीम एंड तक ले जाने की कोशिश कर सकता है, जिसे वो अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कराकर उसे कंप्लीटली खत्म करा सकता है। ये बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आप एक इन जनरल टर्म में समझ सकते हो। और जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसके लिए अगर एक टर्म लिखा जाए तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, वेरी रिएक्टिव। साथ ही साथ ये हमारे पास वेरी अनस्टेबल, साथ ही साथ ये हमारे पास वेरी रैपिड रिएक्शन, हमारे पास फिनिशेस वेरी अर्ली फ्रॉम सिस्टम। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जैसे कोई हमारे पास किसी घर में कोई छोटा बच्चा है, उस छोटे बच्चे को आप समझ लीजिए एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे सुबह उठता है और उठने के बाद जैसे वो रिचार्ज हो जाएगा, दूध पी लिया, थोड़ा बहुत कुछ खा लिया, अब वो धमा चौकड़ी मचा देगा। मतलब कि हम उस बच्चे को कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, मतलब वो बहुत रिएक्टिव, बहुत अनस्टेबल है, एक पल यहाँ एक पल वहां, एक पल वहां, दिन भर कुदाफानी करते रहेगा। और हमारे पास बहुत रैपिडली रिएक्ट करता है, मतलब आपने जैसे ही कुछ घड़ी, मतलब गाड़ी की आवाज है तो बाहर भाग जाएगा, अंदर तो कुछ आ जाए वहां भाग जाएगा, यहाँ कर जाएगा, कुछ भी कर जाएगा। दिस इज हाउ बेसिकली द रैपिडिटी कैन बी जस्टिफाइड। फिनिशेस वेरी अर्ली फ्रॉम सिस्टम, मतलब बहुत जल्दी थक भी जाएगा, इतना कूद फांद रहा है तो तुरंत खाने की भूख भी लग जाएगी। कहने का मतलब ये है द एनर्जी गेट्स कंप्लीटली यूटिलाइज उस छोटे बच्चे की। तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज होती है। हमारे पास यहां पर अब ऐसा करने पे क्या होता है, बहुत रिएक्टिव है, बहुत अनस्टेबल है, वेरी रैपिड रिएक्शन है, फिनिशेस वेरी अर्ली फ्रॉम सिस्टम। ये सब करने में हमारे पास, ये सब के दौरान हमारे पास ड्यू टू दिस इट रिमूव्स ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वाटर and also oxidizes organic matter from water। लेकिन इसके साथ एक समस्या है फिर, और वो समस्या क्या है कि हमारे पास डज नॉट safeguard, does not safeguard
water from future recontamination. फ्यूचर रिकंटेमिनेशन। तो फ्यूचर रिकंटेमिनेशन मतलब क्या भाई, पानी में अपने ओजोन डाला, बैक्टीरिया मार दिया ओजोन ने, ऑर्गेनिक मैटर खत्म कर दिया, डिकम्पोज कर दिया, ऑक्सीडाइज करा दिया, खत्म कर दिया सिस्टम में से। कल को अगर इस पानी में कल को फिर से कोई गंदगी मिल गई, ट्रीटमेंट प्लांट से भेजने के टाइम के बाद गलती से कहीं नाले का पानी मिल गया पानी के अंदर, कुछ भी हो सकता है, लीकेज है, कुछ भी है, जब गंदगी आ जाएगी, बैक्टीरिया आ जाएंगे, उस टाइम पे ये प्रेजेंट नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? फिनिशेस वेरी अर्ली फ्रॉम सिस्टम। तो ये इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है। लेकिन हमारे पास ये जो है वो बहुत ही बढ़िया है। ओजोन डिस्ट्रॉयज द सेल वॉल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट ऑल्सो रिमूव्स ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द वाटर अलॉन्ग विद बैक्टीरिया, इट एड्स गुड टेस्ट टू वाटर। किसकी वजह से? ड्यू टू ऑक्सीजन, ड्यू टू O2 फॉर्मेशन, ड्यू टू O2 फॉर्मेशन। O2 फॉर्मेशन होने की वजह से ये पानी के अंदर से जो है वो टेस्ट बहुत बढ़िया सा कर देता है। डालने की जरूरत कितनी है? 1 लीटर पानी में आपको 2 से 3 ppm के बराबर का डालना है, आपका काम खत्म। हमारे पास ओजोन ट्रीटमेंट इन इंडिया इज यूज्ड इन चंडीगढ़ सिटी ड्यू टू स्मॉल एरिया कवर्ड बाय डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड प्रॉपर डिजाइन ऑफ सिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। जैसे मैंने अभी कहा, अगर कल को पानी में कहीं गंदगी मिल गई तो वो गंदगी उस टाइम पे आ जाएगी, लेकिन उस टाइम पे ओजोन अवेलेबल नहीं रहेगा, और नहीं अवेलेबल रहेगा तो क्या करेंगे फिर? कहने का मतलब सिर्फ इतना सिंपल सा है कि चंडीगढ़ एक ऐसी सिटी है जिसे इंडिया में पूरी तरीके से प्लान मैनर में बनाया जा रहा है, फैलते चली जा रही है, एक्सपांड करते चली जा रही है, सब कुछ पहले से प्लान्ड है। तो उसमें बहुत ज्यादा रैंडमनेस नहीं होती। कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क में कभी कहीं से रोड उखड़ रहा है, कभी कहीं से कुछ हो रहा है, कभी कहीं से कुछ हो रहा है। इन सब कामों में क्या होता है, कभी कोई पाइपलाइन डैमेज हो जाती है, कभी कोई वायर की मतलब कोई भी कोई हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी लाइन डेवलप हो जाती, मतलब जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, कभी कोई टेलीफोन की लाइन डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये सब कुछ होते रहता है। वहां पर जरूरत नहीं है ऐसा होने की, मतलब वहां पे होता नहीं है ऐसा, जरूरत नहीं मतलब होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि एवरीथिंग इज प्लान। जो रोड आज बन गया वो आने वाले 20 साल तक वापस से जो है वो उसमें कोई भी नया मॉडिफिकेशन नहीं आएगा, और 20 साल के बाद उस जगह पर मॉडिफिकेशन वैसे भी नहीं आएगा, क्योंकि द सिटी इज ऑलरेडी प्लान्ड इन अनदर मैनर की आने वाले 10 साल में क्या होगा, आने वाले 10 साल में क्या होगा, कैसे एक्सपांड करेगी, सब कुछ प्लान्ड है। उसके पास कैपिटल भी अच्छा है, वहां पर सब चीजें प्लान्ड है, तो द बिजनेसेस आर ग्रोइंग, सब कुछ सही है। तो हमारे पास ओजोन ट्रीटमेंट इंडिया इज यूज्ड इन चंडीगढ़ ड्यू टू द स्मॉल एरिया भी छोटा है, कवर्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड प्रॉपर डिजाइन सिटी अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। इन सब की वजह से ओजोन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वरना ओजोन बहुत महंगा पड़ जाता है। हर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास इतना पैसा नहीं है कि हर जगह ये पॉसिबल हो सके। तो ओजोन से नहीं करा सकते तो फिर क्या करेंगे? फिर हम कराएंगे क्लोरीन से। पानी में आप डाल दो क्लोरीन, चाहे लिक्विड फॉर्म में डाल दो, चाहे गैस फॉर्म में डाल दो, चाहे सॉलिड टेबलेट्स के फॉर्म में डाल दो, कैसे भी डाल दो, पानी में क्लोरीन जाएगा, वही काम करेगा जो ओजोन ने किया, ऑक्सीडाइजेशन का काम करेगा। कुछ इस तरीके से हमारे पास ट्रीटमेंट यूनिट दिखाई देती है। पानी के अंदर आप जो है वो सर्टेन अलग अलग लोकेशन से आप क्लोरीन डालोगे पानी के अंदर, जो है वो सर्टेन अमाउंट ऑफ समय दोगे आप उसे, और उतने समय के अंदर क्लोरीन पानी के अंदर बैक्टीरिया मार देगा। इसी पानी को आगे जो है वो भेज दिया जाएगा, ठीक है, फॉर द सप्लाई। तो क्लोरीन जो है हमारे पास कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट वेज। या तो फ्री क्लोरीन का इस्तेमाल करो या हाइपोक्लोराइड का इस्तेमाल करो, जैसे ब्लीचिंग पाउडर होता है, या क्लोरामाइंस का इस्तेमाल करो, मतलब क्लोरीन के साथ अमोनिया मिलकर फिर एक नया प्रोडक्ट बना ले क्लोरामाइन, उससे पानी में बैक्टीरिया मारो, या क्लोरीन डाइऑक्साइड एक अलग ही फॉर्म है क्लोरीन का, उससे बैक्टीरिया मारो। कैसे मारो फर्क नहीं पड़ता, हम अलग अलग तरीके से मार सकते हैं, जिसमें से पहला तरीका है हमारे पास फ्रीली अवेलेबल क्लोरीन। फ्रीली अवेलेबल क्लोरीन मतलब हमारे पास पानी के अंदर Cl2 की बात चल रही है। जब पानी में तुम Cl2 डालोगे तो यही Cl2 जब H2O से रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट करने पर दिस इज गोइंग टू फॉर्म HOCl। एक तो HOCl बनाएगा हमारे पास, कब बनाएगा ये, इसकी भी कंडीशन है हमारे पास। दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म जब हमारे पानी का pH क्या हो जाए, व्हेन pH इज ग्रेटर देन 5। अगर पानी का pH 5 से ऊपर रहा तो ही हमारे पास हमारा Cl2 H2 से रिएक्ट करके HOCl बना पाएगा, विच इज रेफर्ड एज हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड। और अगर हमारे पास अगर पानी का pH चेंज हुआ, अगर पानी का pH चेंज हुआ तो यही आपका HOCl
कन्वर्ट हो जाएगा OCl माइनस में अगर पानी का पीएच हमारे पास लेस देन 8 में रहा। अगर हमारे पास पानी का पीएच लेस देन 8 में रहा तो ये बात आप जो है वो ध्यान रखिएगा। अलग अलग कंडीशंस है हमारे पास जहां पर हमारा पीएच जो है वो 8, सॉरी मैंने गलत लिख दिया है, दिस इज पीएच अगर 8 से ऊपर चला जाएगा, तो पीएच अगर 8 से ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास पानी में HOCl, 8 से नीचे तो पहले ही था, तो HOCl अब कन्वर्ट हो जाएगा OCl माइनस में। लेकिन अगर मान लो पानी का पीएच आपका, अगर पानी का पीएच 8 से कम हो गया तो वही OCl अब आपके पास फिर से HOCl में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर्म विल नाउ बी अगेन रेफर्ड एज हाइपोक्लोराइड एसिड। OCl माइनस इज हाइपोक्लोराइड आयन। हाइपोक्लोराइड आयन। तो पानी के अंदर अगर आपके पास पानी में मतलब क्लोरीन डाला और पीएच अगर 5 से ऊपर है तो HOCl बनाएगा। 5 और 8 के अंदर, 5 से ऊपर और 8 के अंदर अगर रहा तो HOCl बनेगा। 8 से ऊपर चला गया पानी का पीएच तो OCl माइनस बन जाएगा। पीएच अगर 5 से नीचे रहा, पीएच अगर 5 से नीचे रहा तो यही HOCl आपका बनेगा ही नहीं, विच विल अगेन बी इनटू द फॉर्म ऑफ Cl2 के फॉर्म में ही पड़ा रहेगा। रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएच कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस रिएक्शन इज कंप्लीटली पीएच डिपेंडेंट। और पानी में ये क्लोरीन है वो बैक्टीरिया नहीं मार रहा है, पानी में क्लोरीन के ये दोनों फॉर्म बैक्टीरिया मारते हैं। सर ये पीएच की इंपॉर्टेंस क्या है? यार देखो पीएच की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा खतरनाक है यहां पर कि अगर पानी में HOCl बना और किसी दूसरे पानी में गलती से OCl माइनस बन गया तो जितने बैक्टीरिया मारने के लिए मैं HOCl का इस्तेमाल कर रहा हूं उतने ही बैक्टीरिया मारने के मुझे 80 गुना ज्यादा OCl माइनस यूज करना पड़ेगा, क्योंकि OCl माइनस से ज्यादा खतरनाक हमारा HOCl है एज अ डिसइंफेक्टेंट। जनरली HOCl and OCl minus are the forms of freely available chlorine which are very strong oxidizing agent and are responsible for cleaning of microorganisms। तुरंत बैक्टीरिया मारते हैं, लेकिन HOCl has better disinfecting power। कितनी? HOCl OCl माइनस से 80 गुना ज्यादा इफेक्टिव है एज अ डिसइंफेक्टेंट। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगली बात करते हैं। हमारे पास HOCl इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तुरंत रिएक्ट करता है। क्या करता है? तुरंत रिएक्ट करता है। जितने भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो तुरंत रिएक्ट करते हैं और पानी में से, सिस्टम में से खत्म हो जाते हैं सारे बैक्टीरिया मारकर। पानी में जैसे डाला तुरंत रिएक्ट करेगा, जितने बैक्टीरिया सबको मार देगा और सिस्टम में से खुद खत्म हो जाएगा और जो है वो पानी में से अब ना कोई बैक्टीरिया बचेगा, ना HOCl और OCl माइनस देखने को मिलेंगे। लेकिन हमें इससे दिक्कत है क्या? अगर इस सिस्टम में से खत्म हो गए तो कैन नॉट सेफगार्ड द वाटर फॉर फ्यूचर रिकंटेशन। मतलब फ्यूचर में अगर फिर से पानी में गंदगी आई, बैक्टीरिया आए, तो ये पानी में उस टाइम पे बचा नहीं पाएगा, बैक्टीरिया से पानी को बचा नहीं पाएगा। हमारे पास so we add some amount of ammonia in water which lead to formation of chloramines by reacting with chlorine। तो पानी में हम क्या करते हैं, हमारा विचार ये होता है कि यार HOCl और OCl माइनस बैक्टीरिया मार तो रही है, लेकिन यार फ्यूचर में अगर गंदगी फैल गई पानी में तो उस टाइम पे क्या करेंगे यार, लोगों तो पानी कौन सा पहुंच जाएगा, खराब पानी पहुंच जाएगा। मतलब ही क्या निकला इतनी पूरी इंजीनियरिंग का। तो हम ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो पानी में जाए तो सही, रिएक्ट भी करे, लेकिन कुछ मात्रा का बचा रह जाए और कहीं पर छुप के पड़ा रहे पाइपलाइन के अंदर। जैसे कोई गंदगी आए तुरंत रिएक्ट कर ले। सिर्फ मजाक कर रहा हूं कि छुप के पड़ा रहे, लेकिन सिस्टम में बना रहे, सुस्त बैठा रहे, धीरे धीरे रिएक्ट करे और कुछ समय के लिए सिस्टम में पड़ा रहे। कल को कोई अगर मान लो बैक्टीरिया आ गया, 4-6 घंटे बाद कहीं पे पानी में रिकंटेमिनेशन हो गया, तो उस टाइम पे वो पानी में प्रेजेंट रहा तो उसको बैक्टीरिया को मारने की क्षमता रखे। तो क्लोरीन को हम अमोनिया से रिएक्ट कराकर क्लोरामाइंस बनाते हैं, जिन्हें हम 3 अलग अलग कंडीशन में समझ सकते हैं। रेफर्ड एज, आपने अमोनिया के साथ क्लोरीन मिलाया, ठीक है, आपने, तो ये बनेगा हमारे पास NH2Cl, जिसे कहा जाता है मोनो क्लोरामाइन, विच इज रेफर्ड एज मोनोक्लोरामाइन। ये कब बनेगा हमारे पास? जब हमारे पानी का pH ग्रेटर देन 7.5 हो। 7.5 मतलब अगर आप थोड़ा सा भी अगर आप सिस्टम को समझो तो आपको समझ में आएगा कि आपके पास यहां पर 7.5 से ऊपर मतलब लगभग 8 तक की कंडीशन पहुंच गई है। अगर 8 तक चले जाओगे तो फिर OCl माइनस बनना चालू हो जाएगा पानी में, जो कि 80 गुना कम इफेक्टिव है।
तो उतनी ज्यादा मात्रा का फिर आपको क्या लगेगा, क्लोरीन लगेगा, तो ये गलत हो जाएगा हमारे लिए। तो हम सोचते हैं कि पानी में एक काम करो, मोनोक्लोरामीन नहीं बनाएंगे, हम तो बनाएंगे हमारा NH2Cl प्लस और Cl मिलाएंगे इसके अंदर हमारे पास, तो हमारे पास ये बनेगा NHCl2 which is referred as डाइक्लोरामीन, which is referred as डाइक्लोरामीन। तो डाइक्लोरामीन हमारे पास बनेगा कब, जब हमारा पानी का पीएच लगभग 5.6 से, मैं क्यों इतना गलत लिख रहा हूं, 5.5 से 6.5 की रेंज में अगर रहा तो पानी में आपके पास बनेगा क्या, डाइक्लोरामीन। हमें चाहिए भी तो शायद इसी रेंज में, हमें चाहिए भी तो इसी रेंज में कि 5 से ऊपर होना चाहिए, 8 से नीचे होना चाहिए, तो HOCl बनेगा, और HOCl ही तो चाहिए मुझे। पानी में HOCl बनेगा तो तुरंत बैक्टीरिया मार देगा। और अगर पानी में मैंने क्या मिला दिया, अमोनिया, तो कुछ मात्रा क्लोरीन अमोनिया से रिएक्ट करके डाइक्लोरामीन बना लेगा, जो सिस्टम में ज्यादा अच्छा बैक्टीरिया मारता है। बाद में जब कोई बाद में गंदगी मिलती है तब पानी के अंदर तो अमोनिया का रिएक्शन अगर हम करा दें, मतलब हमारे NHCl2 में अगर और क्लोरीन मिला देंगे तो हमारे पास व्हेन pH इज लेस देन 4.4 तो हमारे पास बन जाता है NCl3 which is referred as ट्राइक्लोरामीन। तो पानी के अंदर ये जो है, हम या तो पानी के अंदर क्या करते हैं, हम क्लोरीन को और अमोनिया से रिएक्ट कराकर ट्राइक्लोरामीन बना सकते हैं जब पीएच इतना हो, लेकिन हमें इतना पीएच पे क्लोरीन बनेगा ही नहीं हमारा, मतलब क्लोरीन हमारे पास बनेगा, मतलब क्लोरीन तो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन वो क्लोरीन पानी से रिएक्ट करके ये सब बनाएगा ही नहीं, तो हम उस रेंज में जाए ही क्यों। तो हमें इसमें से इंपॉर्टेंस समझ में आती है डाइक्लोरामीन की, और ये डाइक्लोरामीन ही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास। From above reaction, dichloramine formation is very feasible and dichloramine is a good disinfectant. 25 lime less than OCl minus, OCl minus से 25 गुना कम हमारे पास जो है OCl minus नहीं, this can be referred as HOCl, 25 times less than HOCl. HOCl से 25 गुना कम इफेक्टिव है, but can safeguard the water from future recontamination. अगर फ्यूचर में कोई गंदगी मिलती है तो उससे बचाने की क्षमता रखता है, ये बात ध्यान रखिएगा। डोसेज ऑफ क्लोरीन इन वाटर शुड बी सच दैट द रेसिडुअल क्लोरीन ऑफ 0.2 mg पर लीटर आफ्टर द कॉन्टैक्ट पीरियड ऑफ 10 मिनट इज लेफ्ट इन द वाटर। सर इसका मतलब क्या हुआ, जरा समझिएगा। आपने क्लोरीन डाला आपने पानी के अंदर, क्लोरीन प्लस H2 कब डाला आपने, @10 AM पर, ठीक है। फिर आपने इसे टाइम दिया, फिर आपने वेट किया, और आपने फिर देखा कि आपके पास @10:10 मतलब 10 AM पर 10:10 पर हमने ये देखा कि हमारे पास @10:10 AM ऑल बैक्टीरियाज गॉट किल्ड, सारे बैक्टीरिया मर गए। तो मतलब कि क्लोरीन को पानी में पूरी तरह से रिएक्ट करके सारे बैक्टीरिया को मारने में जो समय लगता है उसे कहा जाता है कांटेक्ट पीरियड। तो डोसेज इतना होना चाहिए कि तुमने कुछ मात्रा क्लोरीन डाला, जरा ध्यान समझना, कितना तुमने क्लोरीन डाला, मान लो फॉर एग्जांपल 5 mg पर लीटर का, ठीक है, 5 mg पर लीटर तुमने क्लोरीन डाला, क्लोरीन तुमने पानी में डाला और साथ में उसमें जो है वो 10 मिनट का वेट किया, सारे बैक्टीरिया मर गए। मरने के बाद क्या हुआ, अब आपने सोचा कि यार पानी में बैक्टीरिया तो मर गए, अब अपने क्या दिक्कत, पानी भेज दो, तुमने भेज दिया, तुम्हें पता चला आगे पानी में लीकेज था
या कोई पाइपलाइन फूट गई थी, गंदा पानी आके मिल गया, बैक्टीरिया उसके अंदर आ गए और खेल खत्म हो जाएगा आपका। आपने कहा नहीं सर ऐसा नहीं होने देंगे, खेल खत्म नहीं होने देंगे। हमने कैसे? आपने सर देखो हमने इसमें पानी में अमोनिया मिलाया है, मैंने उससे क्या होगा? आपने कहा सर देखो डाइक्लोरामिन बनेगा इसके अंदर। मैंने कहा बनेगा तो, पर वो तो पूरा खत्म हो गया ना। आपने कहा हाँ सर खत्म तो हो गया। तो मैंने कहा आप क्या करें? आपने कहा कि सर ठीक है ये तो पूरा फिनिश हो गया हमारे पास एट 10:10 AM all क्लोरीन फिनिश्ड, ऑल क्लोरीन फिनिश्ड। तो अब आप क्या कर दो, अब आप एक्स्ट्रा 0.2 mg पर लीटर एड एक्स्ट्रा 0.2 mg पर लीटर एड एक्स्ट्रा टू वाटर एंड सेंड अहेड। इसको आगे भेज दो। कहां भेज दो? सर पानी में क्लोरीन डाल के क्यों भेज रहे हो? सारे बैक्टीरिया मर तो गए, सारे बैक्टीरिया मर गए, फिर और क्लोरीन डाल के क्यों भेज रहे हो पानी में आगे? यार आगे बैक्टीरिया के आने के चांसेस है ना, तो उस टाइम पे कौन मारेगा? ये जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी डाली जा रही वो ही मारेगा। तो सर चलो ठीक है, मान ला कि गलती से सर मान लो कोई रिकंटेमिनेशन हुआ और बैक्टीरिया हमारे पास वहां पर आए और इसने क्वांटिटी ने वहां बैक्टीरिया को मार दिया और ये खत्म हो गया। सर अगर नहीं आए तो ये तो वेस्ट हो जाएगा ना। वेस्टेज से क्या मतलब है? हम कई सारी चीजें ऐसी करते हैं जिससे हमारा वेस्ट हो जाता है, लेकिन हमारा पर्पस क्या होता है कि हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट? सर अगर नहीं आए बैक्टीरिया तो ये तो क्लोरीन पानी में चला जाएगा, लोग पी जाएंगे ना। ऐसा नहीं होता। जब तक ये लोगों तक पानी पहुंचता है और लोग जब इस पानी का कंजम्पशन चालू करते हैं, जब लोगों तक पहुंच रहा होता है, उस दौरान धीरे 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 कम होता चला जाता है, और जब तक लोगों का यूज करने की कंडीशन आती है तब तक ये पानी में से ऑक्सीडाइज होकर खत्म हो चुका होता है अपने आप। इतनी छोटी सी क्वांटिटी है ये, तो लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं होती। तो कितना डाला जाए? इतना डाला जाए कि बैक्टीरिया उस वक्त तो मार दे, 10 मिनट के अंदर सारे बैक्टीरिया मार दे, और इतनी एक्स्ट्रा क्वांटिटी रह जाए पानी के अंदर 0.2 mg पर लीटर की एज रेसिडुअल क्लोरीन, कि इतना बचा रह जाए हमारे पास। हमें डालना ही इतना है, तो डालेंगे कितना? हम 5.2 mg पर लीटर डालेंगे, जिसमें से 5 तो खत्म हो जाएगा अभी के अभी, और बचेगा हमारे पास 0.2 mg पर लीटर का एज इट इज सिस्टम के अंदर, जो आगे जाकर हमारा काम करेगा। तो the dosage of chlorine in water should be such that the residual chlorine of 0.2 mg per liter after the contact period of 10 minutes is left in the water। बात समझिएगा इसको। When chlorine is added in water in the form of freely available chlorine, it is either done by liquid form में डाल दो इसको, या तो चाहे लिक्विड फॉर्म में डाल दो, या फिर टेबलेट के फॉर्म में डाल दो, या फिर आप जो है वो इसको गैसेस के फॉर्म में डाल दो। गैसेस के फॉर्म में डालते हैं तो वो ClO2 कहलाता है। हमारे पास जो फ्रीली अवेलेबल क्लोरीन है वो कभी भी कोई स्लज प्रोड्यूस नहीं करता है, इट डज नॉट प्रोड्यूस स्लज। और ऐसे केस में हमारे पास ये बहुत कारगर होता है। जो बाकी के फॉर्म में क्लोरीन के वो हमारे पास प्रोड्यूस करते हैं स्लज, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल ब्लीचिंग पाउडर। तो पानी में क्लोरीन कितना डाला जाएगा? इतना डाला जाए कि अभी मारने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल हो जाए, और बाद में जब फ्यूचर में कोई गंदगी आने वाली हो तो उससे बचने के लिए पानी में इतना रेसिडुअल क्लोरीन बचा रह जाए। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना। द डोसेज ऑफ क्लोरीन इन वाटर शुड बी सच दैट रेसिडुअल क्लोरीन ऑफ 0.2 mg पर लीटर आफ्टर द कॉन्टैक्ट पीरियड ऑफ 10 मिनट इज लेफ्ट इन दी वाटर। क्लियर है क्या बात इतनी? आई होप यहां तक की कहानी आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, चलिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिसइंफेक्शन, क्या होता है, कैसे कराया जाता है। अभी कई सारी मेथड पढ़ना बाकी है इसमें। अभी ब्लीचिंग पाउडर से कैसे रिएक्शंस होती है, फिर KMnO4 कैसे यूज होता है, सभी चीजों पर बात करना बाकी है अभी। तो हम आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां पर हम डिटेल में बात करेंगे इसी सब्जेक्ट के ऊपर, इसी टॉपिक के ऊपर। लेकिन एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए कि इस SSC JEE 2023 की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस सार्थक बैच को एनरोल कर सकते हैं AEC प्लस की एप्लीकेशन पर, जो कि आपकी प्रिपरेशन काफी इफेक्टिव बनाएगा।
आप चाहें तो आप स्टेट जेईई और एई एग्जाम चाहे कहीं कर भी स्टेट की जेईई और एई एग्जाम हो, आप उसके लिए अपने आप की प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं हमारे इस विजय बैच से, जहां पर क्लासेस चल रही है लाइव फ्रॉम दी ऑफलाइन बैच। साथ ही साथ अगर आपका नॉन टेक्निकल में कोई भी सब्जेक्ट वीक हो और आपके जेईई एग्जाम में आपको दिक्कतें आ रही हो, तो आप इनमें से कोई भी सब्जेक्ट वीक हो उसके लिए आप नॉनटेक के महापेक में अपने आप को एनरोल कर सकते हो, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन और ज्यादा इफेक्टिव हो जाए। अगर एसएससी की प्रिपरेशन आपकी ऑलरेडी रनिंग फेज में है एंड यू आर इनटू द सर्च ऑफ अ टेस्ट सीरीज जो कि आपकी प्रिपरेशन को बेटर कर दे, आप उसके लिए इस एईसी प्लस एप्लीकेशन पर एसएससी की टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं अपने आप को। साथ ही साथ आप जो है अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। सो आई थैंक यू ऑल एवरी वन ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस लेक्चर अप टिल हियर। इस लेक्चर की पीडीएफ कहाँ मिलनी है आपको ये सब कुछ बेखुद ही पता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।